चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम आपको प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने बहुत ही विस्तार से इसका अर्थ समझा और हमने आपको हिस्टोरिकली अच्छे से इसका सारा प्रोसेस समझाया कि किन किन समयों में किस किस तरह से प्रेशर ग्रुप्स एग्जिस्ट किया करते थे। देखिए, जब हम प्रेशर ग्रुप्स की बात करते हैं तो हमने ये चर्चा पहले भी की है, आज भी करते हैं, जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ जाएंगे कि जिस समय में इकोनॉमी में मार्केट सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, सप्लाई एंड डिमांड कंसेप्ट ज़्यादा मजबूत हुआ और कैपिटलिज्म डेवलप हुआ, प्रोडक्शन पर ज़्यादा फोकस किया जाने लगा, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन बड़े लेवल पे होने लगा ताकि उस प्रोडक्शन को सस्टेन कराया जा सके। जब ये प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट हुआ तो उस समय में मोनोपोलीज़ बनी, ग्रुप्स बने और उन मोनोपोलीज़ की वजह से कुछ चीज़ें हुई। पहली चीज़ तो ये हो गई कि जब हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को देखा और उसके जब पीक फेज़ में हम एंटर हुए तो ट्रेड बैरियर्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के तौर पर उभर कर आए। जो बड़े बड़े मुल्क थे वो ये चाहते थे कि जो सामान है उनके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड वो फ्रीली एंटर करे सभी कंट्रीज़ में। इस वजह से उन्होंने, बड़े मुल्कों ने कई देशों को अपने अधीन भी किया ताकि वहाँ के नियमों को वो मैनिपुलेट कर पाएँ अपनी कंट्री की कंपनीज़ के फेवर में और अपनी कंट्री की इकोनॉमी को सपोर्ट करा पाएँ। तो वो ये चाहते थे कि जो उनकी मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हैं वो फ्रीली एंटर करें किसी भी बाज़ार में, लेकिन दूसरी तरफ वो ये नहीं चाहते थे कि किसी और देश की बनी हुई चीज़ें उनके खुद की जो होम कंट्री की मार्केट है उसमें फ्रीली एंटर करें ताकि वो अपने मैन्युफैक्चरर, अपने ट्रेडर को बेनिफिट पहुंचा सकें कि उन्हीं की चीज़ें बिकें। आपने वन वे फ्री ट्रेड सिस्टम मॉडर्न हिस्ट्री के दौरान देखा भी कि किस तरह से ब्रिटिश इंडिया में रूल करते हुए इंडिया से कोई भी चीज़ जब बन करके जाती थी ब्रिटेन में तो एंटर होने पर इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करते थे ब्रिटेन में जब उसकी एंट्री होती थी। लेकिन वही तरफ जब ब्रिटेन से कोई चीज़ बन करके भारत आती थी तो इंडिया की एंट्री में उस चीज़ पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगती थी। इस चीज़ ने भारत की इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। तो जब इस तरह का सिस्टम डेवलप हुआ जिसमें कि आपने मोनोपोलीज़ कर ली हैं, रिसोर्सेज को आपने मोनोपोलाइज़ कर लिया, प्रोडक्शन को आपने मोनोपोलाइज़ कर दिया, ट्रेडिंग रूट्स जो हैं उनको आपने मोनोपोलाइज़ कर दिया, ट्रेडिंग चैनल्स आपने एजेंट सिस्टम के वाया मोनोपोलाइज़ कर दिया। तो इस तरह से जब सब कुछ मोनोपोलाइज़ हुआ, टैरिफ को लेकर के एक वॉर छिड़ी कि टैरिफ लगना चाहिए किसी चीज़ पर, उसकी एंट्री पर, या नहीं लगना चाहिए। अगर लग रहा है तो फिर सभी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगना चाहिए, किसी एक कंट्री को बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। इसको लेकर के प्रेशर ग्रुप्स एग्जिस्टेंस में आए। इंडिया में कई तरह के प्रेशर ग्रुप्स एग्जिस्टेंस में आए, बिजनेसमैन के तौर पर, ट्रेडिंग कम्युनिटी के तौर पर, जिन्होंने भारत की बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट भी किया कि वो इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट करे कि जो इंडिया का प्रोडक्ट यूरोप में एंटर होता है, ख़ासतौर पर ब्रिटेन में, उस पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है वो ख़त्म की जाए, और अगर वो लगा के रखनी है तो फिर इंडिया की इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दी जाए, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट से कोई प्रोडक्ट यदि इंडिया में एंटर हो रहा है तो उस पर भी फिर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाए। तो इस तरह से इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दी जाए, जिसके विषय में अंग्रेज़ों ने सुनवाई पहली बार जो कि वो वर्ल्ड वार 1 के दौरान की। तब उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन दी, विदेश से आने वाले सामान पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई, और दूसरी तरफ इंडिया से जाने वाले सामानों से जो उन देशों में लगती थी इम्पोर्ट ड्यूटी वो हटाई। तो इस तरह से प्रेशर ग्रुप्स मजबूत हुए भारत में भी और विश्व स्तर पर, ये एक कारण था। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं प्रेशर ग्रुप्स के विषय में तो एक महत्वपूर्ण ये चीज़ निकल के आती है कि समाज के स्तर पर प्रेशर ग्रुप्स का अपना बहुत बड़ा योगदान है। जो सोसाइटी है उसकी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चरिंग है, उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चरिंग में प्रेशर ग्रुप एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ये किस तरह से? देखिए, सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है, उसको अपनी मांग रखनी है देश के सरकार के सामने, यानी कि जो भी डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकिंग है, उनके सामने अपनी बात रखनी है। बात रखने के चैनल्स क्या रहते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया, चुनाव एक तरीका है कि 5 साल के बाद आप उस पर्सन को चुनें जो आपका फेवरेबल है और आप अपनी बातें उनके वाया मना सके। इलेक्शन कैंपेन के दौरान आप अपनी मांगें उनके सामने रख पाएँ, ये एक तरीका है।
दूसरा तरीका है कि अखबारों के माध्यम से आपकी बात वहाँ तक पहुँचे, जबकि अखबार खुद, मास मीडिया खुद एक ज़रिया है, प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा यूज़ किया जाने वाला टूल है वो। मास मीडिया भी खुद कई बारी प्रेशर ग्रुप का रोल प्ले करता है और कई बारी प्रेशर ग्रुप के लिए एक टूल का रोल प्ले करता है, जिसके द्वारा प्रेशर ग्रुप अपनी जो दबाव है वो सरकारों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सोसाइटी जो है, इसकी जो डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स को आर्टिकुलेट करना और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पर रखना, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करना, डिसीजन मेकर्स बात माने लोगों की, इस चीज़ के लिए उन पर दबाव बनाना और उन तक उस रूप में मांग पहुंचाना, इसको हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी लेवल पर सोसाइटी को उसकी मांगों को एकत्र करने के लिए सोसाइटी को एकजुट किया जाता है और सोसाइटी को एक इंटरेस्ट के आधार पर एकजुट किया जाता है। यानी कि जो उस पर्टिकुलर सेगमेंट का इंटरेस्ट है, अगर फार्मर है या फिर वर्कर है, एग्रीकल्चर लेबरर है, वुमेन है, चिल्ड्रन हैं या ओल्ड एज हैं, जो भी हैं, उनका जो ट्राइबल हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, बी इट एनीथिंग, जो भी उनका इंटरेस्ट है, उस कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करने वाले सभी लोगों को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और फिर उनका वो इंटरेस्ट परस्यू किया जाता है गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग और गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव प्रोसेस के वाया, कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में, गवर्नमेंट के कानूनों में इस इंटरेस्ट को सर्व किया जाए। तो एक तरह से सोसाइटी का पॉलिटिकली स्ट्रक्चर प्रेशर ग्रुप्स के हाथों होता है। एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर होता है पॉलिटिकल सेंस में कि सोसाइटी अपने अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर पहले डिवाइड हुई। किसी का इंटरेस्ट है वो लेबर है, किसी का इंटरेस्ट है वो फार्मिंग कम्युनिटी है, किसी का इंटरेस्ट है वो इंडस्ट्रियल वर्कर है, कोई वुमेन है। सब अपने अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे पहले सेक्शंस हुए, फिर उन इंटरेस्ट को, उन डिमांड्स को आर्टिकुलेट किया गया पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में कि किस तरह से इन्हें पॉलिटिकली फुलफ़िल कराना है, और फिर उन डिमांड्स को सरकार तक रखा। कई तरह से, कई धरने हुए, प्रदर्शन हुए, अखबारों के माध्यम से, डिबेट्स के माध्यम से, कोई भी तरीके से, तो समाज को एक तरह से स्ट्रक्चर कर दिया पूरी तरह से कि वो किस तरह से अपनी बात पॉलिटिकल सिस्टम के सामने रखे। तो ये एक अहम भूमिका निभाते हैं प्रेशर ग्रुप्स की, वो सोसाइटी को एक स्ट्रक्चरिंग प्रोवाइड करते हैं पॉलिटिकल सेंस पे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने अभी बताया कि सोसाइटी की डिमांड्स को आर्टिकुलेट करने का काम भी इन्हीं का है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि टॉपिक है प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप्स एंड लॉबिंग। देखिए, प्रेशर ग्रुप की एग्जिस्टेंस का एक आधार आप प्रैक्टिकली यहाँ से भी असरटेन कर सकते हैं कि जो गवर्न कर रहा है और जो गवर्न हो रहा है उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, यानी कि जो शासन में है और जो नीतियों की पालना कर रहा है, इनके बीच में दूरी कितनी है। ये अलग अलग इंडिकेटर्स के बेसिस पर डिस्टेंस फाइंड आउट किया जाता है समय समय पर। इसी के आधार पर ये समझ आता है कि लोगों में डिसैटिस्फैक्शन का लेवल क्या है, इनइक्वलिटीज़ कितनी हैं जो गवर्निंग अथॉरिटीज़ हैं और जो गवर्न हो रहे हैं उनके बीच में। इससे डिप्रीवेशन का स्केल क्लियर होता है और ये पता लगता है कि जिन भी पर्पसेस से लोगों ने वोट डाला था, उस डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करते हुए जो लोग चुन कर के आए हैं, उन्होंने रियल सेंस में कितना अपलिफ्ट किया है सोसाइटी को। इससे पता लगता है कि जो पॉलिसी मेकर है और जो पॉलिसी फॉलो करेगा, इसके बीच में समानता और असमानता का स्तर क्या है। ये इस बात को तय करेगा कि आने वाले समय में लोगों के लिए वो इलेक्शन का प्रोसेस, वो डेमोक्रेटिक मैनर से चुन कर के आई सरकारें रेलेवेंस रखती भी हैं कि नहीं। अगर वो उस डिस्टेंस को कम कर पा रही हैं, अगर वो लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफ़िल कर पा रही हैं सरकारें, तो वो इलेक्शन का प्रोसेस और वो डेमोक्रेटिक मैकेनिज़म्स रेलेवेंट हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो रेलेवेंट नहीं है। तो कुछ चीज़ों के आधार पर वो डिस्टेंस देखा जाता है, जैसे कि एवरेज एज के आधार पर। अगर हम अभी की बात करें, 17th लोकसभा 2019 की बात करें, 17वीं लोकसभा का गठन हुआ है। उस समय में बहुत सी चीज़ों का आकलन किया गया,
यहीं से, इन्हीं डेप्रीवेशन, इन्हीं डिससेटिस्फैक्शंस से इन प्रेशर ग्रुप्स का जन्म होता है, डिस्टेंसेस से। उस डिस्टेंस में हम एवरेज एज की बात करें तो 13th लोकसभा जो है उसकी एवरेज एज 55.5 ईयर्स थी। यानी कि सभी जो मेंबर्स हैं लोकसभा के, मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा, उनकी एज को काउंट करके टोटल नंबर ऑफ मेंबर से डिवाइड किया तो 55.5 साल निकली 13वीं लोकसभा की उम्र। 14th लोकसभा की एज 52.7 ईयर्स, थोड़ी ज़्यादा यंग थी। लेकिन फिर से अगर देखें तो 15th लोकसभा 14th के कंपैरेटिवली थोड़ी ओल्ड हो गई, 53 ईयर। 16th लोकसभा जो है वो इन सभी से 13th, 14th, 15th में से सबसे अधिक, यानी कि 2019 तक जो लोकसभा चली है वो 56 ईयर्स ओल्ड थी। यानी कि अगर हम देश से इसे कंपेयर करें तो इंडिया की मीडियन एज समवेयर अराउंड 26 ईयर है। मतलब आधी जनसंख्या देश की 26 साल से छोटी है, यंगर है, और आधी जनता 26 साल से बड़ी है, एल्डर है या ओल्डर कह लीजिए। तो मीडियन एज भारत की 26 साल है, लेकिन एवरेज एज अगर लोकसभा की देखें तो 56 साल है। लुक एट द डिस्टेंस। अगर मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट लोकसभा की बात करें 1952 में जो पहली लोकसभा भारत की गठित हुई, उसकी एज लगभग 40 साल थी। वो एज़ कम्पेयर टू 16th लोकसभा काफ़ी यंग थी। तो फिर इस एवरेज एज का यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि देश युवा है, बड़े पैमाने पर युवाओं का देश है, वर्कफोर्स में यूथ है, डेमोग्राफिक डिविडेंड के फेज से भारत गुजर रहा है। ऐसे में एज का एक मिसमैच एग्जिस्ट करता है। जो पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन है लोकसभा, वहाँ जो एज है, और जो देश है जिसको उन पॉलिसीज़ को फॉलो करना है, तो ये कोशिशें हमेशा रहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को लाया जाए लोकसभा के भीतर, संसद को और युवा बनाया जाए, ताकि वो युवाओं के विषय में समझे, उनकी एस्पिरेशंस को अंडरस्टैंड करें, और जो उनकी इच्छाएं हैं उनको उनकी पूर्ति हो, जो उनकी जायज़ इच्छाएं हैं। तो प्रेशर ग्रुप्स फिर यहाँ से उठते हैं, जो यूथ ओरिएंटेड प्रेशर ग्रुप्स हैं, कई तरह के ई आर्टिकल्स के माध्यम से, ब्लॉग्स के माध्यम से, व्लॉग्स के माध्यम से वो अपनी बातें सरकारों तक रखते हैं, खुद को संगठित करते हैं, चाहे स्टूडेंट यूनियन की फॉर्म में हो, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि लोकसभा में इन जैसी इंस्टीट्यूशंस में हम प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं। अगर उसके हम एवरेज एज कॉन्टेक्स्ट को देखें, और दूसरी तरफ देश जो है वो युवा है, तो फिर किस तरह से मांगों को, किस तरह से ज़रूरतों को समझ पाएंगे उस लोकसभा के वो सदस्यगण, क्योंकि उम्र का अंतराल है, एक जनरेशन का गैप है कम्प्लीटली। तो इसलिए फिर नीड हो जाती है प्रेशर ग्रुप्स की, और उन प्रेशर ग्रुप्स के वाया वहाँ पर बातें पहुँचाई जाती हैं, अपनी मांगों की पूर्ति कराई जाती है। तो ये एक डिस्टेंस आस्पेक्ट है। दूसरा डिस्टेंस है जेंडर के आधार पर। अगर हम देखें तो वुमेन अकाउंट फॉर ओनली 12% ऑफ द लोकसभा। कुल लोकसभा जो है उसका 12% ही वुमेन है। मतलब जितनी लोकसभा में जो सीट्स हैं उसका 12% ही सीट्स ऑक्यूपाई की हैं वुमेन ने। इसमें से भी अगर हम देखें तो 3 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ से 0 फीमेल MP हैं। तो भारत के 3 राज्य जहाँ से कोई फीमेल MP है ही नहीं। लेस देन 10% कैंडिडेट्स आर वुमेन। मैंने आपको बताया कि लगभग 10,000 के अराउंड कैंडिडेट जो हैं वो 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव लड़ रहे थे। तो हज़ारों कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, लेकिन 10% से भी कम कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो वुमेन होते हैं। इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती वुमेन को, और इंडिपेंडेंटली वुमेन फिर खड़ी हो नहीं पाती। जहाँ पॉलिटिकल पार्टी से टिकट नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी टिकट देती हैं ये देखते हुए कि विनिंग फैक्टर क्या है, कैंडिडेट जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। माहौल ही ऐसा बनाया गया है समाज के तहत कि जीत पाना मुश्किल हो जाता है औरत का। तो इंडिपेंडेंटली भी फिर वो नहीं खड़ी हो पाती हैं। ये पता लगता है कैंडिडेट के आंकड़े से। अराउंड 2/3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैड नो सिंगल फीमेल कैंडिडेट। लगभग 66% कॉन्स्टिट्यूएंसीज चुनाव में जो जाती हैं, जहाँ से कैंडिडेट खड़े होते हैं, वो भारत की ऐसी हैं जहाँ से कोई फीमेल कैंडिडेट है ही नहीं चुनाव लड़ने के लिए। 66% कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी होती हैं देश में जहाँ से फीमेल कैंडिडेट है ही नहीं लड़ने के लिए। ये इस बात को भली भांति दर्शाता है कि कितना डिस्टेंस है वुमेन का उस लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन से। इसलिए लगातार आप बहुत से ऐसी वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस को या राइट एंड प्रोटेक्शन फॉर द वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे जो हमेशा वुमेन का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो संसद में, इसके लिए लगातार धरने भी देते हैं, अखबारों के माध्यम से, बहुत सारे थिंक टैंक और स्टडी सर्कल्स के माध्यम से गवर्नमेंट को वो परसुएड करते रहते हैं। और जो जनता है उनकी जो अवेकनिंग है इस विषय को लेकर के, वो अवेकन करते रहते हैं, जनता को साथ जोड़ते रहते हैं,
मोबिलाइजेशन होता रहता है। सो यहाँ से फिर प्रेशर ग्रुप्स की नीड यहाँ पर आ जाती है इस डिस्टेंस को देखते हुए, ये भी महत्वपूर्ण है। लंबे समय से वो बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है जो वुमेन को 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट में देना चाहता है और विधानसभाओं में देना चाहता है, वो अभी नहीं पास हुआ। अगर हम वेल्थ के इंडिकेटर पर यहाँ पर देखें तो 82% ऑफ ऑल लोकसभा मेंबर्स आर करोड़पतिस, यानी कि 82% लोकसभा के सदस्य वो हैं जिन्होंने खुद को करोड़पति घोषित किया है। अगर हम आज की डेट में देखें आंकड़ों के हिसाब से तो 14th लोकसभा में 156 मेंबर करोड़पति थे, 15th लोकसभा में 315 मेंबर करोड़पति थे, 16th लोकसभा में 449 कैंडिडेट्स करोड़पति हैं जिन्होंने ये बताया कि उनकी संपत्ति 1 करोड़ से कम नहीं है, उससे अधिक है। तो 16th लोकसभा में ऑलमोस्ट 545 में से 449 कैंडिडेट्स करोड़पति हैं। तो लुक एट द डिस्टेंस। जब हम भारत की जनसंख्या की बात करते हैं, अलग अलग कमेटीज़ की रिपोर्ट के हिसाब से जाएं तो लगभग 37% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है या एग्जैक्ट ऑन द पॉवर्टी लाइन और जस्ट अबव द पॉवर्टी लाइन के अराउंड अगर हम जाएं तो 45% पॉपुलेशन जस्ट अबव द पॉवर्टी लाइन वाले पैरामीटर को जोड़ करके हो जाएगी, बिलो एंड जस्ट अबव वाले को जोड़ के। तो जहाँ पर इतनी बड़ी जनसंख्या अभी इस परिस्थितियों में जी रही है, वहाँ पर 545 मेंबर्स के उस लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन में जिसको कि देश के लिए कानून बनाना है, 449 मेंबर्स करोड़पति की श्रेणी में। तो ये भी डिस्टेंस फिर एक माना जाता है। ये कोई भी हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं है कि एक जवान आदमी ही जवान के लिए सही कानून बनाएगा या औरतें ही औरतों के लिए सही कानून बनाएंगी या गरीब के लिए सही नीतियाँ या अमीर ही अमीर के लिए सही नीतियाँ बनाएगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं है, नहीं। लेकिन ये डिस्टेंस ये बताता है कि रिप्रेजेंटेशन का लेवल क्या है। कुछ तो डिस्क्रिपेंसीज़ हैं इन सेगमेंट्स में, चाहे वुमेन की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, चाहे हम गरीबों की बात करें। कुछ तो डिस्क्रिमिनेशंस हैं, कुछ तो उनकी डिसेबिलिटीज़ ऐसी हैं कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। ये इस डिस्टेंस को ये डिस्टेंस इस चीज़ को दर्शाता है। यहीं पे प्रेशर ग्रुप्स की फिर नीड आती है। एवरेज वेल्थ अगर हम बात करें, जो लोकसभा के सभी सदस्य हैं वो करोड़पति कितने हैं, 449, और हर एक के हिस्से लगभग एवरेज वेल्थ कितनी आती है तो 14 करोड़ एवरेज वेल्थ आती है। इट इज़ अ वेरी वेरी बिग अमाउंट। और एवरेज इनकम अगर हम देखें तो जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं उनकी एनुअल इनकम अगर हम एवरेज देखें तो वो 31 लाख है, यानी कि पर एनम 31 लाख इज़ द इनकम ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द लोकसभा। जबकि ये देश की जो एवरेज इनकम है पर एनम की एक साल की, उससे लगभग 20 टाइम्स ज़्यादा है। यानी कि हमारे लोकसभा में जो सदस्य हैं उनकी जो एनुअल इनकम है एवरेज, वो हमारे देश की जो एनुअल इनकम है एवरेज उससे 20 गुना लगभग ज़्यादा है। दैट इज़ द 31 लाख। और एवरेज जो वेल्थ है वो लगभग 14 करोड़ के अराउंड है। ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है। यहीं से प्रेशर ग्रुप्स की नीड रेज होती है। क्रिमिनलिटी के ग्राउंड पर अगर हम देखें तो प्रोपोर्शन ऑफ एमपीज़ विद द क्रिमिनल केसेस वाले एमपीज़ कितने हैं टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा में, तो 14th में 12% जो एमपीज़ थे वो क्रिमिनल केसेस वाले थे। 15th लोकसभा में लगभग 15% जो है वो क्रिमिनल केसेस वाले थे। लेकिन 16th लोकसभा तक आते आते ये 21% जो कैंडिडेट्स हैं वो क्रिमिनल केसेस के कैंडिडेट हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है। लगभग 1/5 कैंडिडेट जो हैं लोकसभा के भीतर जो एमपीज़ हैं वो क्रिमिनल केसेस के साथ आते हैं। तो क्वेश्चन फिर यहीं से क्रिएट होता है कि जब क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स इतना स्ट्रांग है तो अगेंस्ट द क्राइम ये लोग लॉज किस तरह के बनाएंगे, किस कैपेसिटी में बनाएंगे, क्या वो लॉज इनका खुद का शिकंजा नहीं कस देंगे, इन्हें इस बात की समस्या है तो फिर ये कैसे सख्त कानून बनाएंगे, निष्पक्ष कानून बनाएंगे। यहाँ पर फिर बहुत सी इंस्टीट्यूशंस आती हैं और एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, वो भी इस तरह के अधिकारों की बात करते रहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर प्रिजन में रह रहे लोगों के क्या अधिकार होने चाहिए। तो वो लगातार अपने लेख आर्टिकल्स के माध्यम से, अपने रीजनल यूनिट्स के माध्यम से नीतिकारों पर दबाव बनाते रहते हैं। इस तरह के डिस्टेंसेस हैं जो इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स की मांग को रेलेवेंट बना देते हैं। तो जब हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज़, सुनने में कई बार ये सिमिलर लगते हैं लेकिन नहीं, इनमें बहुत अंतर होता है। जब हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में देखते हैं तो क्या है उसकी खासियत है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी उन लोगों का ग्रुप है या वो लोग एसोसिएट होकर के पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं जिनका इंटरेस्ट कॉमन है
जिनकी वैल्यूज़ कॉमन है, जिनकी प्रेफरेंसेस कॉमन हैं। पहली चीज़ तो उनकी वैल्यूज़ एंड प्रेफरेंसेस कॉमन हैं, वो लोग एसोसिएट हुए, एक ग्रुप में कन्वर्ट हुए, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने बनाई। उनका फ्यूचर को लेकर के जो विज़न है, फ्यूचर को लेकर के जो प्रोमिसेस हैं वो कॉमन हैं। वो आपको एक फ्यूचर विज़न देते हैं, फ्यूचर के प्रोमिसेस देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्शन कैंपेन्स, इन द फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टो, जिसको आप फॉलो करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड होती हैं, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से, यानी कि ब्लॉक लेवल से, इवन विलेज लेवल से होते हुए ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल से होते हुए स्टेट, दैन स्टेट से नेशनल लेवल, इस तरह से बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में या ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। इनका अपना एक कम्प्लीटली डेडिकेटेड कैडर होता है, जो कैडर राउंड द ईयर वर्क करता है लोगों को इनके साथ जोड़ने के लिए। लोगों को पॉलिटिकली मोबिलाइज़ करने के लिए, उस पॉलिटिकल पार्टी के कॉज से जानकार कराने के लिए वो कैडर हर समय काम करता रहता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ लगभग परमानेंट कैरेक्टर की होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ का मेन पर्पस लोगों के बीच जाना होता है। ये लोगों के साथ जुड़ती हैं, लोगों की समस्याओं को सुनती हैं। कोई एक स्पेसिफ़िक इंटरेस्ट या कोई एक स्पेसिफ़िक डिमांड नहीं, ये तकरीबन हर तरह के लोगों के बीच जाती हैं, उनकी मल्टीपल इश्यूज़ को, उनकी डिमांड्स को सुनती हैं, अंडरस्टैंड करती हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान अपना मैनिफेस्टो, अपना विज़न डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती हैं कि ये भारत को फ्यूचर में किस दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं। इस तरह से ये लोगों का पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करने का काम भी करते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ने का उद्देश्य ये रहता है कि लोग इन्हें वोट दें और वोट के माध्यम से ये जीत करके सत्ता में जाएं, यानी कि ये लेजिस्लेटर बने, ये डिसीजन मेकर्स बने, पॉलिसी मेकर्स बने, ये लोकसभा में पहुँचें और ये आगे सरकार भी बनाएं, यानी कि ये पावर कंट्रोल करते हैं विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल, विद द सपोर्ट ऑफ द मासेस। ये अपनी उस पावर पोजीशन को ऑलवेज़ मेंटेन करना चाहते हैं ताकि ये अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल कर पाएँ, ताकि इनकी जो एक आइडियोलॉजी है, जिस आइडियोलॉजी के अराउंड ये पूरे के पूरे इंडिविजुअल्स आपस में एसोसिएट हुए हैं, उस आइडियोलॉजी के साथ इन्होंने लोगों को जोड़ा है, उस आइडियोलॉजी को ये इस्टेब्लिश कर पाएँ देश स्तर की नीतियों में, और देश की नीतियों में इनकी वो आइडियोलॉजी दिखे, इसके लिए ये पावर पोजीशन तक पहुंचते हैं, उस पोजीशन को कंट्रोल करते हैं, उस पोजीशन को इस्टेब्लिश करके रखते हैं ताकि अपनी जो इनकी विचारधारा है उसे ये स्थापित कर पाएँ देश के स्तर पर, देश को अपनी विचारधारा से रिप्रेजेंट होते हुए दिखा सकें और उस विचारधारा के माध्यम से देश को आगे ले जाएं और पूरे विश्व भर को उस विचारधारा के प्रति सम्मान देने के लिए या उसके साथ आने के लिए समझा सकें। ये एक तरीका रहता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। लेकिन प्रेशर ग्रुप्स इनसे भिन्न रहते हैं। वो किस तरह से? देखिए, प्रेशर ग्रुप्स जो रहते हैं वो एक तो इस तरह से स्ट्रक्चर्ड नहीं होते, इतने ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं होते। दूसरी बात, वो किसी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट को लेकर के एक इंटरेस्ट ग्रुप की फॉर्म में आते हैं एग्जिस्टेंस में। अगर आप लेबरर हैं, अगर आप वर्कर हैं, अगर आप वुमेन हैं, आपका जो भी इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट के बेसिस पे आप सब जुड़ करके उस इंटरेस्ट को परस्यू कराने के लिए आपस में जुड़ेंगे। आपकी मेन टैक्टिस ये रहेगी कि आप जो डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, आप उनके ऊपर डिफरेंट टूल्स के माध्यम से प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कि आपका इंटरेस्ट सर्व हो, आपके इंटरेस्ट को परस्यू किया जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप ज़्यादातर सरकारों के साथ संपर्क में रहते हैं, लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ संपर्क में रहते हैं एज़ कम्पेयर टू द पीपल, एज़ कम्पेयर टू द मासेस। आपका जो खुद का इंटरेस्ट ग्रुप है, यानी कि आप वर्कर इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, तो आपकी डीलिंग वर्कर्स के साथ होगी। उसके अलावा जो लोग हैं उनसे आप जुड़ना नहीं चाहेंगे, उन तक आप पहुंचना भी नहीं चाहेंगे। आपका ज़्यादा जुड़ाव, आपकी मीटिंग्स, आपका ज़्यादा कनेक्शन वो सरकारों के साथ रहता है, वो लॉ मेकर्स के साथ रहता है, ताकि आप अपने इंटरेस्ट को परस्यू करा पाएँ। तो ये एक बुनियादी अंतर इनका पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, वो लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, इनका जुड़ाव उस स्तर पर नहीं होता। वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ये उस लेवल पर ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं। उनका बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है ग्राम स्तर से लेके नेशनल लेवल तक, लेकिन इनके स्ट्रक्चर उतने कम्प्लेक्स नहीं रहते हैं, सिंपल होते हैं। कई बार ये माइक्रो स्केल पर होते हैं, कई बार मीडियम लेवल, इंटरमीडिएट, कई बार एक मैक्रो स्केल पर, ऑल इंडिया लेवल पर होते हैं, जहाँ पर इनके कुछ रीजनल यूनिट्स
होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इनकी एग्जिस्टेंस टेम्परेरी होती है। ये किसी न किसी इंटरेस्ट की को परस्यू कराने के लिए जुड़े होते हैं। जब उस इंटरेस्ट का फुलफिलमेंट हो जाता है तो ये अपने आप को ये ख़त्म हो जाते हैं, इनका इशू रिजॉल्व हो जाता है, या फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती तो ये परस्यू ही नहीं कर पाते, ज़्यादा लंबा एग्जिस्ट नहीं कर पाते तो ख़त्म हो जाते हैं। तो इनके ज़्यादातर इंटरेस्ट लॉन्ग रेंज नहीं होते, तो ये शॉर्ट टर्म होते हैं। लेकिन हाँ, कई बार अगर लॉन्ग रेंज इनके इंटरेस्ट हों तो फिर ये लंबा सर्वाइव कर जाते हैं। वहाँ पर ये डिपेंड करता है कि जो लीडरशिप है इन प्रेशर ग्रुप्स की, वो लीडरशिप्स कितनी सक्सेसफुल हो पाई देश की जनता को ये समझाने में कि जो इनका पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, जो इनके सेक्शन का इंटरेस्ट है, जिसे हम सेक्टेरियन इंटरेस्ट कहते हैं, वो सिर्फ इन्हीं से सरोकार नहीं रखता है, वो पूरे के पूरे देश का या पूरे मानव जाति का, पूरे विश्व का इंटरेस्ट है। यानी कि जब इनके एजेंडे लॉन्ग रेंज होते हैं तो इनके प्रोजेक्ट भी जब परमानेंट होते हैं, इनकी एग्जिस्टेंस फिर परमानेंट हो जाती है। तो ये डिपेंड काफ़ी हद तक लीडरशिप पे करता है कि लीडरशिप किस स्तर पर लोगों को इस बात के लिए सहमत कर पाए, उन्हें इमेजिनेशंस में के माध्यम से इस चीज़ से जोड़ पाए कि जो इनका पर्टिकुलर कॉज है वो सिर्फ इन तक सीमित नहीं है, वो पूरे मानवता तक, पूरे भारत या पूरे विश्व तक उसका असर है। इसलिए वो एक जनरल कॉज है, वो एक यूनिवर्सल कॉज है, जनरल या यूनिवर्सल इंटरेस्ट है, लोग उसके साथ जुड़ें। इस तरह से फिर मास मोबिलाइजेशन ये करते हैं, अपने हित में ये होता है। अगर मैं यहाँ पर उदाहरण दूँ जैसे कि किसान आंदोलन का, तो किसान आंदोलन के तौर पर काम एक इंटरेस्ट ग्रुप है जो कि फार्मिंग कम्युनिटीज़ हैं। धीरे धीरे वो इंटरेस्ट ग्रुप जो है, देखिए इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप में मैंने अंतर बताया था कि इंटरेस्ट ग्रुप अपने जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। ये उनका मेन पर्पस रहता है। ऑलवेज़ ये ज़रूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट पर प्रेशर एक्सर्ट करें अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए, तो वो इंटरेस्ट ग्रुप एक तरह से प्रेशर ग्रुप हो गया। तो इंटरेस्ट ग्रुप तो वो होगा ही होगा, वो प्रेशर ग्रुप है या नहीं है, ये उसकी कार्य करने की शैली पर निर्भर करेगा। इसी तरह से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो भी एक इंटरेस्ट ग्रुप है। वो अगर चुनाव में जाती है, वो जनता के साथ जुड़ती है, वो पावर को कंट्रोल करती है अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए, या फिर उसका इंटरेस्ट देशव्यापी है, तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर है, तो है वो भी शुरुआत में एक इंटरेस्ट ग्रुप ही। अब इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का कैरेक्टर होता है अलग अलग। अगर जैसे कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनका कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी से जुड़ा हुआ इंटरेस्ट ग्रुप नहीं होता, उनका मेन एजेंडा है, जैसे सोशलिज्म की बात होगी, डेमोक्रेसी की बात होगी, लिबरल सोसाइटी की बात होगी, इस तरह की बात होगी। लेकिन बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी हैं जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी, उनका एजेंडा ही है एग्रीकल्चरल, लेबर एंड इंडस्ट्रियल वर्कर, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। इसी तरह से बहुत सी रिलीजन बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है जो रिलीजन की बात करेंगे, अपने जो उनके फॉलोअर हैं उनके रिलीजन की बात करेंगे। बहुत सी कास्ट बेस्ड पार्टीज़ हैं जैसे कि मान लीजिए बहुजन समाजवादी पार्टी, वो उस पर्टिकुलर कास्ट के इंटरेस्ट की बात करेंगी। तो पार्टीज़ इंटरेस्ट बेस्ड होती हैं, स्पेसिफिक इंटरेस्ट बेस्ड होती हैं। कुछ पार्टीज़ होती हैं जो यूनिवर्सल इंटरेस्ट हैं उन पर बेस्ड होती हैं, लेकिन ये भी इंटरेस्ट ग्रुप्स की तरह होती हैं, लेकिन इनका आगे कामकाज का तरीका बदल जाता है। ये पॉलिटिकल पार्टी होती हैं। कुछ इंटरेस्ट ग्रुप ऑलवेज इंटरेस्ट ग्रुप्स ही रह जाते हैं, और कुछ इंटरेस्ट ग्रुप जो हैं वो प्रेशर ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसे अगर हम किसानों की आंदोलन की बात कर रहे थे, तो प्रेशर ग्रुप इंटरेस्ट ग्रुप की तरह वो एग्जिस्ट करते हैं, फिर प्रेशर ग्रुप की फॉर्म में वो अब काम कर रहे हैं। किस तरह से काम, सरकारों को उन्होंने प्रेशराइज़ किया कि जो 3 कानून आप लेकर के आए हैं इन्हें रद्द कर दीजिए। इसके लिए उन्होंने बहुत सी चीज़ें की। उन्होंने पहले भारत में पंजाब, हरियाणा, यूपी की बात करें तो यहाँ पर गांव-गांव स्तर पर लोगों को उन कानूनों से अवगत कराने का काम किया पहले चरण में। फिर आगे बढ़े, उन्होंने रेल रोकने का अभियान किया। फिर थोड़ी आगे बढ़े, उन्होंने दिल्ली में धीरे धीरे दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन करने का काम किया। फिर इसके आगे बढ़े, 26 जनवरी को दिल्ली में रैली भी निकाली, ट्रैक्टर रैली के तौर पर जिसे जाना जाता है। उसी दौरान कुछ हिंसा भी हुई, उसमें किसका क्या रोल था वो एक अलग बात है, लेकिन ये हुआ। फिर वापस आए तो वो उन्हीं बॉर्डर्स पर आज भी बैठे हुए हैं। सर्दियाँ बीत गई, गर्मियाँ भी बीती, आज बरसातें भी हैं, लेकिन किसान वहाँ बैठा हुआ है। ये देश को विचार करना है कि हमें किस दिशा में जाना है। तो कुल मिलाकर के किसान ने क्या किया इस दौरान, आप देखिए बहुत सी किसान एसोसिएशंस हैं। अब हर तरह से देखें, बहुत से रीजनल लैंग्वेज चैनल्स को
इंड्यूस किया गया, उस प्रोटेस्ट के साथ जोड़ा गया। तो उन चैनल्स के वाया इन किसानों का जो इंटरेस्ट है उसे आगे प्रोपोगेट किया गया। बहुत से स्टिकर्स बनाए, बहुत से फ्लैग्स बनाए, उन्हें बाइक, मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ इन सब पर लगाया गया। एक स्टिकर बड़ा कॉमन है, नो फूड, नो फार्मर, नो फ्यूचर। तो ये बताया गया पूरे देश को, पूरे विश्व को कि ये मुद्दा सिर्फ किसानों तक नहीं है, ये मुद्दा हर आम जनमानस का है। अगर किसान सफ़र करेगा तो एग्रीकल्चर सफ़र करेगा, एग्रीकल्चर सफ़र करेगा तो आप लोग सफ़र करेंगे, यानी कि आपके खाने की थाली में खाना नहीं होगा तो बहुत महंगा होगा, क्योंकि कैपिटलिस्ट आएंगे और मोनोपोलाइज़ कर लेंगे लैंड को परचेज़ करके, फिर कीमतें भी वही निर्धारित करेंगे क्योंकि प्रोडक्शन को वो कंट्रोल करेंगे पूरी तरह से। इस तरह से उन्होंने अपने इस जो उनकी अपना इंटरेस्ट था उसे परस्यू करने के लिए उन्होंने एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेलिब्रिटीज़ भी इसमें इंड्यूस किए गए। उन्होंने भी ट्वीट्स के माध्यम से सही या फिर किन्हीं मीडिया बाइट्स के माध्यम से सही समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कम्युनिटीज़ हैं उन कम्युनिटीज़ को कहा गया कि वहाँ पर भी रैलीज़ निकालें, वहाँ पर भी धरना प्रदर्शन करें। कुछ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ को भी इसके साथ जोड़ा गया, उनसे भी बयान दिलवाए गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी भारत की सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। जनमानस को अपने साथ जोड़ा गया, गांव-गांव स्तर पर प्रत्येक लोगों को एकत्रित किया गया, लोगों से सपोर्ट ली गई, कभी रसद के रूप में, कभी किसी और रूप में। इससे ये हो गई लोगों को अपनी जनभागीदारी इसमें महसूस हो। कुछ लोगों ने लंगर लगाए, कुछ लोगों ने पानी की, जल की सेवा की, किसी भी तरह से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इसमें इंड्यूस किए गए, सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर आए। तो ये एक तरीका रहा कि लोगों के ट्रेडिशन को, उनके कल्चर को इंचेंट करके इस इशू के साथ जोड़ा जाए और उन्हें समझाया जाए कि ये सबके साथ जुड़ा, देशव्यापी, विश्वव्यापी, मानव जाति के स्तर पर जुड़ा हुआ मुद्दा है और हमारे साथ सब लोग आकर के खड़े। तो वो प्रोटेस्ट आज एक लंबा प्रोटेस्ट बना और वो किसान यूनियंस और अदर ग्रुप्स एक परमानेंट बॉडी के तौर पर रहते भी हैं, क्योंकि इनके जो इंटरेस्ट हैं वो लगातार उभरते रहते हैं, बहुत ही डायनेमिक हैं, कई मामलों में आते रहते हैं। लगातार सरकारों पर दबाव बनाना ही पड़ता है। तो प्रेशर ग्रुप्स की ये फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और सरकारों को भी समय समय पर इनकी आवश्यकता होती है। तो इस तरह से कुछ तो शॉर्ट टर्म हो जाते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप हुए, अपनी मांगें रखी, या तो उनकी मांगों की पूर्ति हो गई या वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक हो गई, या फिर उनका फाइनेंशियल सपोर्ट ख़त्म हो गया, वो काम नहीं कर पाए। कुछ जो लॉन्ग रेंज रहते हैं पर्टिकुलरली एग्जिस्ट कर जाते हैं, लेकिन लीडरशिप यहाँ पर बड़ा रोल प्ले करती है कि वो कितने ज़्यादा लोगों को इनके साथ जोड़ पाई, हर तरह की समर्थन कितने हासिल कर पाई, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये एक बुनियादी सा अंतर है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, प्रेशर ग्रुप्स के बीच में, कि प्रेशर ग्रुप्स आप देखें तो लगातार सरकारों से बात कर रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ पर दबाव बना रहे थे, लॉ मेकर्स पर दबाव बन रहा था कि आप लॉज को रद्द कर दीजिए। सरकार के साथ मीटिंग्स हो रही थी, आपके मेरे घर या हम जनता के बीच ये एक कैंडिडेट के तौर पर नहीं आते वोट मांगने के लिए, या इनके कोई रिप्रेजेंटेटिव्स इस तरह से चुनाव में खड़े नहीं होते, या इनका कोई ऐसा कैडर नहीं होता जो आप लोगों के घर तक आए और आपको उन इश्यूज़ के साथ बताए। ये मास मीडिया का इस्तेमाल करके, लिटरेचर का इस्तेमाल करके, पैम्फलेट का इस्तेमाल करके, धरने और प्रदर्शनों के माध्यम से आप तक अपनी मुद्दा लेकर के आते हैं, आपको जागरूक करते हैं, जो कि इनका सपोर्ट इसी बात में ज़्यादा मजबूत रहता है कि कितने लोगों को अपने साथ उस मुद्दे के आधार पर जोड़ पाए, जिसके वाया ही इनकी बात लोगों तक आती है। कोई पर्टिकुलर कैडर के माध्यम से ये नहीं होता है, तो ये इन्हें पॉलिटिकल पार्टियों से भिन्न कर देता है, ये इनकी भिन्नता है। तो इस तरह से जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो इंटरेस्ट के ओरिएंटेड हैं, उन्हें पॉलिटिकल पावर्स कंट्रोल नहीं करनी होती, उन्हें रिप्रेजेंटेटिव्स चुन करके वहाँ नहीं भेजने, उन्हें लॉज खुद से नहीं बनाने, पॉलिसीज़ खुद से नहीं बनानी, वो डिसीजन मेकर्स नहीं हैं। लेकिन जो उनके ग्रुप का इंटरेस्ट है वो उसे फुलफ़िल कराने के लिए लॉ मेकर्स पर, डिसीजन मेकर्स पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं और अपने इंटरेस्ट को सर्व कराते हैं, फुलफ़िल कराते हैं। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर जनाधार को अपने साथ जोड़ते हैं, लोगों को अपने विजन के साथ एकीकार करते हैं, पर्टिकुलर इंटरेस्ट को एक यूनिवर्सल इंटरेस्ट के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं। ये एक अलग प्रक्रिया है। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप्स में अंतर होता है, यही मैं यहाँ पर स्थापित करना चाहता था। कुछ प्रेशर ग्रुप एक समय के बाद पॉलिटिकल पार्टी के रूप में एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। मैंने आम आदमी पार्टी का उदाहरण आपको दिया था, जो कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के तौर पर एक मूवमेंट के तौर पर अन्ना हज़ारे ने 2011 में इसकी शुरुआत की वहाँ पर, और उसके बाद जन लोकपाल बिल, उसकी मेन मांग थी कि जन लोकपाल लाया जाए।
कांग्रेस की उस समय देश में सरकार होती थी और वहीं से एक पार्टी का फिर जन्म हो गया, आगे जा कर के वो आम आदमी पार्टी बन गई। तो ये है, कुछ प्रेशर ग्रुप्स पार्टी बन जाते हैं, कुछ पार्टीज़ भी प्रेशर ग्रुप्स की तरह काम करती हैं, यानी कि वो पार्टीज़ जो हैं उनका एक पर्टिकुलर सपोर्ट बेस है, जो सब मास जो लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं उनका एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट है और ये पार्टी उस इंटरेस्ट को शेयर करती है उन लोगों के साथ, जिसके दम पर ये पार्टी बनी है। इसकी एग्जिस्टेंस का रीज़न यही है। अब मान लीजिए वो शेड्यूल कास्ट से ओरिएंटेड कोई पार्टी है, या वुमेन को सपोर्ट करने वाली कोई पार्टी है, या मान लीजिए आदिवासियों का समर्थन करने वाली कोई पार्टी है, तो उसका जो सपोर्ट बेस है वो एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ बेस है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के तौर पर वो बेस है। तो कई बारी पार्टीज़ पावर को कंट्रोल करती हैं इस इंटरेस्ट को ही सर्व करने के लिए, अपने कैडर, अपने लोगों को हर हाल में उन्हें सर्व करना है, उनको सेटिस्फाई करना है, पॉलिसीज़ इस तरह की बनानी है, नीतियाँ इस तरह की बनानी है, उसमें इस तरह की चीज़ें रखनी हैं ताकि उनका जो सपोर्ट बेस है उसका इंटरेस्ट सर्व होता रहे। तो इस तरह से यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी एक तरह से एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट को परस्यू करती नज़र आ रही हैं। कई बारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस तरह से भी प्रेशर ग्रुप के तौर पर बिहेव करती हैं कि एक प्रेशर ग्रुप की तरह ही ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो डिसीजन मेकिंग है, जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, उस पे प्रेशर क्रिएट करती हैं कि जो इस पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है, जो इस पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स के विशेज़ हैं, वो फुलफ़िल हों नीतियों के माध्यम से, कानूनों के माध्यम से। तो कई बारी पॉलिटिकल पार्टियाँ ऐसा भी करती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी प्रेशर ग्रुप्स की तरह बिहेव करती हैं, कई बारी अपने इंटरेस्ट को परस्यू कराती हैं या सिस्टम पर प्रेशर डालती हैं कि जो इनके सपोर्टर्स हैं या जो इनका मास बेस है उसके ही हितों की रक्षा होनी चाहिए। इस तरह की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ और इंटरेस्ट ग्रुप में भिन्नता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप्स में भिन्नता है, प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप में भिन्नता है। वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसमें अंतर है। प्रेशर ग्रुप एंड लॉबी, देखिए कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि जो लॉबीज़ हैं और प्रेशर ग्रुप हैं ये सेम है, ऐसा नहीं होता। लॉबी क्या होती हैं, ये अक्सर आप सुनते होंगे कि बड़े बड़े लॉबिस्ट हैं जो लॉबी कर रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो प्राइवेट कंपनीज़ को दिए जा रहे हैं। भारत में बहुत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, फ्रीली मल्टीनेशनल कंपनीज़ को इंडिया में एंट्री दी जा रही है, लैंड एक्वायर करके उनको दिया जा रहा है। ये जो बड़े मल्टीनेशनल कंपनी लॉबिस्ट हैं वो लॉबी करते हैं। क्या है ये प्रक्रिया? देखिए मेन आस्पेक्ट ये है कि ये शब्द यहाँ से आता है कि जो कानून बनाने वाले लेजिस्लेटर हैं, यानी कि मान लीजिए लोकसभा के मेंबर हैं, वो जहाँ पर कानून बना रहे हैं उन्हें हम ये कह देते हैं कि वो लॉबीज़, जहाँ पर वो बैठे हैं। हमारे घर में भी लॉबी होती है, जैसे जिसे हम लिविंग एरिया कह देते हैं। तो वहाँ पर वो बैठ करके अपनी नीतियाँ बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं। उस लॉबी में ये लोग, कुछ लोग जो उन नीतिकारों को प्रभावित करना चाहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं और उन नीतिकारों के साथ, लॉ मेकर्स के साथ, पॉलिसी मेकर या डिसीजन मेकर्स के साथ जा कर के बातचीत करते हैं, उन्हें अपने साथ जोड़ते हैं, किसी भी आधार पर सही, लेकिन उन्हें जोड़ते हैं और अपनी जो विशेज़ हैं उनके वाया परस्यू कराते हैं। उन्हें कहते हैं कि जब आप कानून बनाएंगे, जब आप डिसीजन लेंगे तो हमारी इन विशेज़ का ख्याल रखिएगा। तो लॉबी पर्टिकुलरली पॉलिसी मेकिंग स्टेज पे, डिसीजन मेकिंग या लॉ मेकिंग स्टेज पर इफ़ेक्टिव हो रही है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर धरना नहीं हो रहा है, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशंस नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर पैम्फलेट्स या लिटरेचर नहीं छप रहे हैं, यहाँ पर लोगों को मोबिलाइज़ नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर सिंपली आप सीधे जाके संपर्क साध रहे हैं लेजिस्लेटर्स के साथ, डिसीजन मेकर्स या पॉलिसी मेकर्स के साथ, और उनसे बातचीत करके उनसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराना चाहते हैं। उन लॉबीज़ में आप घूमते रहते हैं तो आपको लॉबिस्ट कहा जाता है और ये प्रोसेस को लॉबी प्रोसेस कहा जाता है। तो ये लॉबी एक तरह का प्रोसेस है। किस तरह का प्रोसेस है? द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेट कर रहे हैं लेजिस्लेटर से, डिसीजन मेकर से, पॉलिसी मेकर से जा कर के, और उस कम्युनिकेशन के माध्यम से आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराना चाहते हैं कि कानून में वो चीज़ें डल जाएँ। तो इट इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये कोई ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि इसे हम प्रेशर ग्रुप समझ लें। प्रेशर ग्रुप एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये एक कम्युनिकेशन प्रोसेस की तरह काम करता है। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि जो लॉबिस्ट सिस्टम है वो ये है कि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो अपने इंटरेस्ट को परस्यू कराने के लिए बहुत से तरीके अपनाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मास मीडिया का यूटिलाइजेशन करना, डेमोन्स्ट्रेशंस करना, डिबेट सर्कल्स में डिबेट्स कराना, नुक्कड़ नाटक्स और कई तरह के और प्रोग्राम करना। उसी में से एक प्रक्रिया ये है कि वो लॉबिस्ट टेंडेंसी भी अपनाते हैं। वो इन लॉबिस्ट को यूटिलाइज़ करते हैं कि इनका
जो प्रेशर ग्रुप्स हैं इनका इंटरेस्ट परस्यू हो।